हेलो बच्चों, हम लोग डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड का ये सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा मिलिट्री कूप ऑफ 1973। ये चीले की एक स्टोरी है जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। वहां देखा कि किस तरह से पहले वहां पे डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी के बाद आई मिलिट्री गवर्नमेंट और फिर से वहां पे डेमोक्रेसी का रिस्टोरेशन हुआ। अब जो हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं वो है डेमोक्रेसी इन पोलैंड। पोलैंड की कहानी है ये। आइए देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से क्या क्या घटना घटी। तो सबसे पहले 1980 का एक कहानी है कि वहां पे पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का गवर्नमेंट था। ये गवर्नमेंट एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। ये गवर्नमेंट जो थी वो एक कम्युनिस्ट पार्टी का गवर्नमेंट थी। अब देखो कम्युनिस्ट पार्टी क्या होता है। कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी, एक ऐसी विचारधारा जो ये कहती है कि उस राष्ट्र में रह रहे लोग का उस राष्ट्र के जो संसाधन है उस पे पूरा का पूरा अपना स्वामित्व होगा। यानी राष्ट्र के जो संसाधन है उस संसाधन पे राष्ट्र के जनता और सरकार का अपना स्वामित्व होगा। मतलब वहां की जनता उसकी अपने मनचाहे इस्तेमाल कर सकती है। पर पोलैंड में ऐसा क्या था? पोलैंड में था एक कम्युनिस्ट पार्टी तो थी, उसकी गवर्नमेंट तो थी, पर ऐसे कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। उस समय पूर्वी यूरोप के जो ईस्टर्न यूरोप थी वहां के अनेकों देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का अपना सरकार हुआ करता था। उन्हीं में से कोई एक पार्टी जो पॉलिश यूनाइटेड वर्कर थी उसका गवर्नमेंट पोलैंड में था। इस गवर्नमेंट को सोवियत संघ का भी पूरा का पूरा समर्थन मिल रहा था। सोवियत संघ खुद इस पोलैंड को उस समय कंट्रोल करती थी। वहां की जनता को ना ही अपने शासक को चुनने का अधिकार था और न ही उनके खिलाफ एक भी आवाज उठाने का अधिकार था। ऐसे कोई भी अधिकार नहीं दिए गए थे। बस नाम का कम्युनिस्ट पार्टी तो थी पर ऐसे कोई अधिकार उनको नहीं था, ना ही वो अपने मन से कुछ कर सकते। तो हुआ क्या? हुआ ये कि एक शिपयार्ड है जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, देख लो आप, लेनिन शिपयार्ड। एक तो हुआ ये कि 1980 में जो लेनिन शिपयार्ड के जो वर्कर थे, एक जहाज कारखाना है जिसके जो वर्कर थे वो स्ट्राइक पे चले जाते। अब ये स्ट्राइक क्यों होती? ये देखो, स्ट्राइक पे चले जाते। स्ट्राइक क्यों होती? स्ट्राइक होती है बस सिर्फ और सिर्फ उस शिपयार्ड पे काम करने वाली एक क्रेन चालक महिला होती है जो क्रेन चलाती है। उस महिला को गलत ढंग से, गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसको नौकरी पे वापस लेने के लिए बस एक स्ट्राइक होती है। अब ये स्ट्राइक करना एक अकेला मजदूर का तो काम है नहीं। वहां के जो वर्कर्स थे ये लोग स्ट्राइक किए तो अकेला तो वो कर नहीं सकता। तो वो एक संघ बनाए, बहुत सारे वर्कर मिलकर स्ट्राइक पे आए, हड़ताल पे आए। लेकिन संघ बनाना और स्ट्राइक करना उस समय पोलैंड में इलीगल था। सरकार की कोई अनुमति नहीं थी। फिर भी ये लोग स्ट्राइक करते रहे और स्ट्राइक करते करते ये लोग कुछ समय पश्चात इस स्ट्राइकर्स को, यहाँ ये जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो स्ट्राइक कर रहे थे, इन लोगों को ज्वाइन करता है लेक वेलेसा। लेक वेलेसा ये एक फॉर्मर इलेक्ट्रिशियन था जो शिपयार्ड पे काम करता था। ये उसके वो वहां हो रहे जो स्ट्राइक थे उनको ज्वाइन करता है और उस स्ट्राइक को तेजी से आगे बढ़ाता है, उस हड़ताल को तेजी से आगे बढ़ाता है। और देखते ही देखते पूरे शहर में वो स्ट्राइक फैल जाती है। पूरे शहर में वो स्ट्राइक फैल। अब वो जो स्ट्राइकर्स थे, क्योंकि वो पूरा शहर में स्ट्राइक फैल गया, तो ये जो क्रेन ऑपरेटर को वापस लेने की मांग थी, इसके अलावा उनके और भी 3 अलग अलग मांग आए। 3 अलग अलग डिमांड्स शुरू हुए। स्ट्राइकर्स के जो डिमांड थे वो बढ़ गए क्योंकि उनका दायरा बढ़ गया। स्ट्राइक को, जो हड़ताल थी, उसको अच्छा खासा समर्थन मिलने लगा, पूरे उस शहर में फैल गई। अब पूरे शहर में फैलने के बाद उनकी मांग बढ़ गई, उनकी डिमांड बढ़ गई कि अब क्रेन ऑपरेटर को वापस तो लो ही, इसके साथ साथ राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस, जो उस समय नहीं था। एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र ट्रेड यूनियन बनाने का अपना कोई अधिकार वहां के मजदूरों को था ही नहीं। तो उनकी मांग थी कि हमें एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस बनाने का राइट हो, अधिकार हो। दूसरा, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, ऐसे लोग जो राजनीतिक जो लोग थे उनको जो आप
अंदर कर रखे हो उनको छोड़ो, जेल से बाहर निकालो और इनटू सेंसरशिप ऑन प्रेस। प्रेस पे जो सेंसरशिप लगा रखे हो, मतलब वो फ्री होकर किसी चीज को प्रकाशित नहीं कर सकते। प्रेस पे सेंसरशिप का मतलब यही होता है। तो आज भी बहुत जगह पे ऐसे होते हैं कि कुछ चीजें वो गवर्नमेंट से पूछना होता है। अब आप सोचिए और कमेंट में बताइए कि क्या ये सही है या नहीं है, आप अपने अपने अनुसार बताइए। लेकिन एक सेंसरशिप का एक दायरा होता है, एक लिमिट होता है। लेकिन उस समय पोलैंड में सेंसरशिप बहुत भयानक तरीके से प्रेस पे लगा हुआ था, तो उसको भी खत्म करने का इन लोगों ने डिमांड उठाया। उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि ये दायरा बहुत बढ़ता गया है स्ट्राइक का, बहुत सारे लोग जुड़ते गए और इस वजह से गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। गवर्नमेंट जो है वो झुक गई उन मजदूरों के साथ और गवर्नमेंट का उस वर्कर्स के साथ, वो स्ट्राइकर्स के साथ एग्रीमेंट करना पड़ा जो 21 पॉइंट का था। 21 पॉइंट का एग्रीमेंट करना पड़ा। उस एग्रीमेंट में ये रिकॉग्नाइज किया गया कि आप एक स्वतंत्र ट्रेड यूनियन बना सकते हैं और बाकी और भी जो मांगे थी उनको पूरा कीजिए। एक स्वतंत्र ट्रेड यूनियन आप बना सकते हैं, ऐसा मैंने आपको लिख रखा है, आप इसे नोट कर लें। आप अभी आप चिक से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बाद में उसे नोट करो। ऐसा उस समय पहली बार हुआ था कि किसी कम्युनिस्ट स्टेट में, एक ऐसे स्टेट जो कम्युनिस्ट है, उस स्टेट में स्वतंत्र ट्रेड यूनियन बने। ऐसा पहली बार हुआ, एक स्वतंत्र ट्रेड यूनियन पहली बार बना और उस ट्रेड यूनियन का नाम था सॉलिडरिटी। ये वो ट्रेड यूनियन है, सॉलिडरिटी नाम था उसका। एक स्वतंत्र ट्रेड यूनियन पहली बार बना और इसमें सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है वो है लेक वलेसा का। लेक वलेसा के बारे में अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, ये लेक वलेसा, ये वो व्यक्ति है जो बाद में चलकर, जो एक फॉर्मर इलेक्ट्रीशियन थे, वो बाद में चलकर इन स्ट्राइकर्स को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद उस स्ट्राइक को और आगे बढ़ाते हैं और फिर वो धीरे धीरे पूरे उस सिटी में फैल जाता है और फिर उसके बाद गवर्नमेंट को झुकना पड़ता है। मतलब इनका एक बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत बड़ा रोल होता है इस। इसके बाद की जो स्थिति है वो ये है कि कुछ समय तक तो चला, 1-2 सालों तक या 1 सालों तक वहां पे अच्छे खासे लोग अपना अधिकार का इस्तेमाल करने लगे। न्यूज से सेंसरशिप हटा तो न्यूज जो है वो प्रकाशित होने लगी और वो न्यूज जो प्रकाशित होने लगी वो, चूंकि सरकार उस समय काम गलत कर रही, सरकार का काम सही था नहीं, तो इस वजह से सरकार की आलोचना होगी, सरकार के घूसखोरी की, सरकार के द्वारा किए गए गलत ढंग से जमाखोरी की आलोचना होगी। उस आलोचनाओं से तंग आकर वहां की जो गवर्नमेंट थी वो वहां पे मार्शल लॉ लगाती है, मार्शल, और वो मार्शल लॉ लगाती है 1981 में। सोचो 1980 में एग्रीमेंट साइन होता है और 1981 में मार्शल लॉ लगा दिए जाते हैं। और वो मार्शल लॉ किसके नेतृत्व में लगता है? जारोजल्स्की। जारोजल्स्की जो उस समय वहां के राष्ट्रपति थे, वहां के जनरल थे। अब देखो मार्शल लॉ होता क्या है? मार्शल लॉ वो स्थिति है जब उस देश की या उस राष्ट्र की या उस देश के छोटे से शहर को या बड़े से शहर को, किसी एक खास जगह को मिलिट्री के हवाले कर दिया जाता है। अब मिलिट्री के अंदर सब कुछ, मिलिट्री जो चाहे जैसे भी करके उस शहर को कंट्रोल कर सकती है। अब सोचो मिलिट्री के हवाले कर दिया गया तो वहां की जनता खुश रहेगी क्या? वो भी इसलिए मिलिट्री के हवाले कर दिया क्योंकि वहां की जनता उस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही थी। हमारे यहाँ भी मार्शल लॉ लगाए गए थे 1919 में, 1919 जब जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय मार्शल लॉ लगाए गए थे, जो हमारी अपनी गवर्नमेंट नहीं थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो मार्शल लॉ लगाई थी। और आपको पता है करीब 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे, ऐसा हमारा बुक लिखता है, या आंकड़े और भी बहुत ज्यादा हैं इसके मारे जाने लोगों के। जब मार्शल लॉ लगाई जाती है तो 1000 मेंबर्स ऑफ सॉलिडरिटी वर पुट इन प्रिजन। हजारों लोग, जो सॉलिडरिटी जो यूनियन थी, जो एक मजदूर का संघ था, वो जेल में डाल दिया जाता है। अब बताओ मजदूरों का संघ क्यों बनाया जाता है? अभी अभी आप लोगों ने देखा कि जो हमारा देश का अभी प्रेजेंट का जो मामला चल रहा था वो किसान आंदोलन था। वो किसानों के लिए आवाज उठाने वाले कुछ लोग थे। कुछ लोग ने उनकी आलोचना करते हुए ये कही कि ये देखो कोई किसान दिख रहा है क्या? तो जरूरी नहीं कि उस यूनियन में सारे के सारे किसान हो।
बल्कि किसान के हित में आवाज उठाने वाले लोग वहां पे होते हैं। किसी ट्रेड किसी भी यूनियन में इसी तरह के लोग होते हैं। सरकार उनके हितों को अनदेखा अगर कर रही है तो यूनियन जो है वो उनके हितों को उजागर करती है सरकार के सामने, उनके बारे में सरकार के सामने ले जाकर बात रखते हैं। क्योंकि वो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के पास इतना समय नहीं मिल पाता अपने कामों से, तो इसके लिए एक यूनियन बनाई जाती है जो अच्छे खासे जानकार लोग होते हैं। तो यूनियन का ये मतलब होता है, उससे जो हजारों लोगों को जब जेल में बंद कर दिया जाता है तो उस यूनियन के लोग क्या होंगे, धीरे धीरे डर जाएंगे और माहौल धीरे धीरे शांत हो जाएगा और वो सरकार के पकड़ में हो जाएगा। ऐसा ही कुछ वहां से हुआ और एक बार फिर से फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस ओपिनियंस टेक अवे, वहां से खत्म हो जाती है। ना ही ऑर्गेनाइज हो सकते हैं वहां के लोग, एक जगह पे संगठित नहीं हो सकते, और ना ही किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन का फ्रीडम रहा होता। पर ये ज्यादा समय तक नहीं चला। हुआ ये कि वहां की सरकार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उसके कमजोर पड़ने का कारण इकोनॉमिक क्राइसिस था और उसके साथ साथ जो सोवियत संघ थी, जो सोवियत यूनियन का जो एक कंट्रोल था उसके ऊपर और उसके द्वारा जो मदद मिल रहे थे पोलैंड की सरकार को, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। या फिर पोलैंड की सरकार को ये उम्मीद मतलब ये होने लगी कि अब हमें वहां से सहयोग नहीं मिल सकता। और ये हालात तब पैदा हुए जब 1988 का समय, 1988 में अब ऐसा लगने लगा कि वो सरकार कमजोर होने लगी। अब जब सरकार कमजोर होने लगी तो वहां के लोगों को फिर से मिला मौका और फिर से जो सॉलिडेरिटी के लोग थे उन लोगों ने स्ट्राइक शुरू कर दी। वो स्ट्राइक कब शुरू हुआ, 1988 में। ये देखो मैंने ये बता रखा 1988 में। अब फिर से ये जो सॉलिडेरिटी के लोगों ने जो स्ट्राइक शुरू किया तो जबरन गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। गवर्नमेंट को झुकने का कारण ये था कि अब गवर्नमेंट कर भी क्या सकती है, कमजोर हो पड़ गई है, गवर्नमेंट अब कुछ कर नहीं सकती, तो झुकना पड़ा। और इस बार जो साइन हुआ एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट में कोई अधिकार और ये सब नहीं मांगा गया। इस बार सीधा कहा गया कि आप यहाँ पे फ्री इलेक्शन करो, फ्री इलेक्शन। अब यहाँ पे जब फ्री इलेक्शन होगा तो जनता अपने मन से वोट करेगी और अपने अच्छे शासक को चुनेगी। ऐसा ही होगा। तो होता है, फ्री इलेक्शन होता है और उसमें 100 सीट में 99 सीट जो था वो सॉलिडेरिटी के लोगों ने जीता। 100 सीट पे चुनाव हुए, उसमें 99 सीट किसने जीता, सॉलिडेरिटी के लोगों। और उसके बाद 1990 में वहां लेक वलेसा, जो लेक वलेसा है, वो पहले राष्ट्रपति बने। लेक वलेसा जो नया स्ट्राइक था उसको भी लेक वलेसा ही लीड कर रहे थे। अब एक अच्छे लीडर होने के वजह से, क्योंकि आपने देखा पहले जो लेक वलेसा स्ट्राइकर्स को ज्वाइन किया तो उस स्ट्राइक को और ब्रॉडली वो बढ़ाया अलग अलग जगह पे और वो धीरे धीरे पूरे पोलैंड में फैल गए। और फिर से जो नए स्ट्राइक हुए उसको भी लीड लेक वलेसा ने ही किया। और फिर उसके बाद वहां का प्रेसिडेंट कौन बनाए गए, लेक वलेसा। कब, 1990 में। अब यहां से ये यहाँ पे स्टोरी होती है खत्म पोलैंड की। हम यहाँ पे देखेंगे कि चाइल्ड में क्या हुआ और पोलैंड में क्या हुआ। तो सबसे पहले चाइल्ड में वहां एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और उसके बाद वहां पे मिलिट्री गवर्नमेंट स्थापित होती है और फिर से डेमोक्रेसी का रिस्टोरेशन होता है। पोलैंड में क्या हुआ, एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उस नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना हुई। मतलब हर हाल में जनता जो है वो डेमोक्रेसी की ओर अग्रसर हो रही है। चाइल्ड जो चिले था, चिले में डेमोक्रेसी नहीं था, डेमोक्रेसी खत्म होती है, पहले मिलिट्री रूल आती है, फिर मिलिट्री रूल वो लोगों ने उखाड़ फेंका और फिर से डेमोक्रेसी का रिस्टोरेशन हुआ। पोलैंड में डेमोक्रेसी नहीं थी, उस सरकार को, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसको खत्म किया गया और फिर से वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है जिसके राष्ट्रपति, जो पहले राष्ट्रपति है, वो लेक वलेसा बनते हैं। इससे हम लोग ये इस पॉइंट पे आ सकते हैं, इन दो स्टोरी को पढ़ने के बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या जरूरी है। वो जो दो चीजें हैं जो जरूरी है वो हम यहाँ पे देखना है। पहले, ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल शुड रूल द कंट्री। सिर्फ वही लीडर उस कंट्री पे रूल करेंगे जो वहां के लोगों के द्वारा इलेक्टेड है। ध्यान देना, इलेक्टेड है, इलेक्ट किए गए हैं, इलेक्शन हुआ है और वो
वहां के लोगों ने उन्हें वोट किया है और वही लोग बस उस कंट्री पे रूल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, पीपुल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये फ्रीडम होना जरूरी है। एक्सप्रेस व्यू, वो अपने व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ऐसी आजादी उन्हें मिल सकती है। कई बार प्रोटेस्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इस वजह से सरकार उसे दबाने की कोशिश करती है। जब सरकार को लगता है कि प्रोटेस्ट करने वाले लोग कमजोर पड़ने लगे तो सरकार उसको दबा देती है। जैसे आपने देखा, किसान आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ा और फिर अब धीरे धीरे उसका कोई नाम नहीं है। तो कोई न कोई एक किसान आंदोलन को कमजोर करने वाली कड़ी मिली और उस कड़ी का इस्तेमाल करके सरकार उसे दबा दी। आंदोलन होना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत आवश्यक है। सरकार की तानाशाही को कम करने के लिए ये बहुत जरूरी है। सरकार कोई अपनी मनमानी करना ना शुरू कर दे, इसलिए हमें आंदोलन करना बहुत जरूरी है। आपने देखा पोलैंड में भी है। तो ये दो कहानियां थी। अब फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।